हाय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग बात करेंगे डेटा हैंडलिंग की। पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा हैंडलिंग होती क्या है। ये चैप्टर 3 है, ठीक है। डेटा हैंडलिंग क्या होती है, हम लोग को इस चीज को समझना है और फिर डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर है डेटा हैंडलिंग का। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा दैट इज डेटा हैंडलिंग, ठीक है बेटा। डेटा हैंडलिंग, अब ये डेटा क्या होता है बेटा? डेटा होता है इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा बोलते हैं, ठीक है बेटा। और इस डेटा को कलेक्ट करके एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना, ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है? डेटा हैंडलिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है बेटा? डेटा हैंडलिंग का प्रोसेस होता है। तो डेटा हैंडलिंग को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा हैंडलिंग होती क्या है। ओके बेटा, तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आप हर जगह जहां भी जाते हैं वहां आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के कलेक्शन किस तरीके से कैसे होता है, ये सारी चीजें डेटा हैंडलिंग में होती हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का रजिस्टर है। आपके स्कूल के रजिस्टर्स में आपकी अटेंडेंस होती है, आपके नाम लिखे होते हैं और उसमें डेली अटेंडेंस होती है कि इस दिन ये बच्चा आया, इस दिन नहीं आया। तो इसमें हमको पूरे वीक का, पूरे ईयर का एक डेटा मिलता है कि कौन सा बच्चा किस दिन एब्सेंट था और किस दिन नहीं आया था। तो हम क्या करते हैं, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए एक रजिस्टर लेते हैं। रजिस्टर में बच्चे का नाम लिखते हैं और फिर डे वाइज उसका प्रेजेंट और एब्सेंट चढ़ाते हैं। तो ये होती है बेटा डेटा हैंडलिंग। तो इस तरीके से हर जगह आपको डेटा हैंडलिंग के एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। और आज हमें यही पढ़ना है कि डेटा हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग करने के लिए बेटा जो मेन चीज आती है दैट इज कलेक्टिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है बेटा। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करने का मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट डेटा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन का। डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑर्गेनाइज करना यानी कि उसको सिस्टम, एक सिस्टम में बनाते हैं, यानी कि उसको एक अच्छे तरीके से हम उसको सेट करते हैं। सारे डेटा को एक प्रेफर्ड वे में हम सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन का जो वे होगा वो आप किसी भी तरीके से करते हैं, ठीक है। जिस टाइप का डेटा है उसके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स होते हैं, आप कोई भी सिस्टम फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास कुछ डेटा होते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करने के कुछ तरीके होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ डेटा है और उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से, दो डिफरेंट तरीके से अलग अलग किया गया है। देखिएगा, एक में दिया गया है रोल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 50, ठीक है। बगल में भी यही चीज है, रोल नंबर, नेम, मार्क आउट ऑफ 50। अब आप देखिए, रोल नंबर 1 अजय, रोल नंबर 2 अरमान, 3 आशीष, 4 दीप्ति, 5 फैजान, 6 गोविंद, 7 जय, 8 कविता, 9 मनीषा एंड द 10th इज नीरज। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किए गए, सबसे पहले ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग कलेक्ट किए गए। यहाँ पे जितने भी नाम हमने लिखे हैं ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग लिखे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। हमने इसके अकॉर्डिंग इनको लिखा। अब रोल नंबर के अकॉर्डिंग लिखने के साथ साथ एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों के नेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कलेक्टेड है। अजय पहले ए आ रहा है, फिर बी, बी के नाम का कोई बच्चा नहीं है, सी डी, डी आ गया, फैजान हो गया। इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये डेटा कलेक्ट है, ठीक है। अब इनके मार्क्स कितने हैं? रोल नंबर 1 के मार्क्स 23, फिर 35, फिर 48, फिर 30, फिर 25, फिर 46, 13, 27, 32, 38। इस तरीके से डेटा को हमने कलेक्ट किया। बट इस डेटा में कुछ चीजें प्रॉपर है, कुछ इम्प्रॉपर। जैसे रोल नंबर प्रॉपर वे में सीरियल वाइज है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरियल वाइज है, बट बच्चे ने जो मार्क्स गेट किया है वो सीरियल वाइज नहीं है। तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि बच्चों ने जो मार्क्स गेट किया है उसमें हमें हर एक बच्चे को देखना पड़ेगा कि कहाँ सबसे मैक्सिमम मार्क है, कहाँ मिनिमम मार्क है। तो हम चाहें तो इस डेटा को इनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग न सेट करके इनके गेटिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट मार्क को पहले लिखते हैं और फिर मिनिमम मार्क्स को लास्ट में लिखते हैं।
तो हम इस डेटा को फिर से रीअरेंज करते हैं। तो पहला तो टाइप ये हो गया डेटा का, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। दूसरा टाइप जो होता है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, नंबर्स के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया गया दूसरे वाले टेबल में। रोल नंबर 3 आशीष, इट गेट्स 48 मार्क्स। आफ्टर देन रोल नंबर 6 गोविंद 46 मार्क्स, फिर 32, 35, 32। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर रोल नंबर रीअरेंज है, यानी कि रोल नंबर अरेंज फॉर्म में नहीं है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था वो अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो डेटा कलेक्ट किया गया है ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं किया गया या अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं किया गया, ये किया गया है गेटिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज्यादा मार्क्स पा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने डेटा को कलेक्ट किया। तो यहाँ पर एक तरीका ये भी है। तो ये हमारा सेकंड वे था डेटा को अरेंज या ऑर्गेनाइज करने का। तो बेटा इस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे मेथड है। हाँ, दूसरा जो मेथड है ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर मेथड होगा। क्यों ऐसा ज्यादा बेटर मेथड है? क्योंकि इस डेटा से हम तुरंत ये देख सकते हैं कि किन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की और किन बच्चों ने खराब परफॉर्मेंस की। ये सब कलेक्टेडली एक साथ ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट वाले तरीके से हम बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस और बेकार परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों को कैरी करना पड़ेगा, हर एक डेटा को चेक करना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि 48 ये सीरियल वाइज है, यानी कि ये लास्ट के कुछ बच्चे ने खराब परफॉर्मेंस की और ये कुछ बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो हम डेटा को बेटा कई तरीकों से कलेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें डेटा कलेक्ट करना भी चाहिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं, ओके। आगे आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। डेटा को वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट भी करना होता है। डेटा को रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट भी करते हैं हम लोग, ठीक है। किस तरीके से करते हैं वो हम लोग अभी बाद में बात कर लेते हैं। आगे हम लोग को और भी चीजें मिलेंगी। अब जो डेटा आता है हमारा, उस डेटा का एक अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं हम लोग चाहें तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब सीधे सीधे समझिए उस डेटा का एक एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? एवरेज। यानी कि जो डेटा हमारे पास है उसका हम एक एवरेज निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहीं पे कह रहा है कि 2 वेसल है, 2 वेसल कंटेन्स 20 लीटर एंड 60 लीटर ऑफ मिल्क। 2 वेसल है जिसमें 20 लीटर, एक में 20 लीटर आ रहा है और एक में 60 लीटर मिल्क आ रहा है। और कितने वेसल हैं? 2 वेसल है। तो मुझे बताओ एवरेज यानी कि मीन वेसल में मीन कितने आएंगे? तो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर मिल्क इक्वली, यानी कि मीन डेटा कितना आएगा इसका। तो हमको मीन डेटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरिथमेटिक मीन के लिए टोटल नंबर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट इज 20 प्लस 60 अपॉन नंबर ऑफ वेसल दैट इज 2। तो ये हो गया 80 अपॉन 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 40। तो हमारे पास आ जाएगा हर एक वेसल में 40 होना चाहिए, यानी कि 40 लीटर ऑफ मिल्क होगा। तो दोनों में मिला के हम 80 लीटर मिल्क कर लेंगे। और वैसे भी 80 है बट दोनों में 40 होगा तो भी 80 होगा, यानी कि हर एक में 40 एक मीन वैल्यू आ रही है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिएगा मीन का फॉर्मूला यहाँ लिखा है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन वैल्यू। इसको अच्छे से तैयार करिएगा बेटा, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हमें थोड़ा सा केयरफुल होना होगा इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक या लापरवाही आपको पूरा चैप्टर बेकार कर सकती है। आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करिए इन चीजों को, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि आशीष स्टडी फॉर 4 आवर, 5 आवर एंड 3 आवर, और वो भी रिस्पेक्टिवली ऑन द 3 कॉन्सेक्यूटिव डेज। 3 दिन में वो पहले दिन 4 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ता है। तो उसने एवरेज कितना पढ़ा? तो हमको मालूम है भाई फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया एवरेज जो मीन निकला हमारा, मीन क्या निकला थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीन निकला सम ऑफ द ऑल, यानी कि 3 आवर प्लस 5 आवर प्लस 4 आवर अपॉन नंबर ऑफ डेज 3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा बेटा? इन तीनों का सम हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन 3 दैट इज बिकम 4 आवर, यानी कि वो उसका जो एवरेज स्टडी है पर डे का वो कितना है? 4 आवर की एवरेज स्टडी है पर डे की, ओके।
ओके बेटा, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, आगे एक और एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पर 4 आवर आंसर आ भी रहा है, ठीक है, 4 आवर पर डे। एक और एग्जांपल दिया, कह रहा है अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स, ठीक है, फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग। पहले में 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55। कैलकुलेट द मीन रन, उसकी एवरेज कितनी वैल्यू है, यानी कि एवरेज रन वो पर मैच में कितना कैलकुलेट करता है। तो हमने लिख लिया, तो एवरेज रन इज इक्वल टू, तो पहले हमें इस डेटा को सम करना पड़ेगा, तो आइए पहले इनका सारा चीजें सम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, 36 प्लस उसके बाद आता है 35 रन बनाया दूसरी इनिंग में, प्लस 50 रन बनाया, प्लस 46 प्लस 60 एंड प्लस 55। कितने रन उसने बनाया, तो इतने रन्स का टोटल सम कितना आ रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। और टोटल 6 इनिंग है, तो हमने अपॉन 6 कर दिया, अपॉन 6 कर दिया। तो टोटल सम कितना आ रहा है भाई, 6 5 11 कैरी 1 11 और 6 कितना हो गया बेटा 17, ओके 11 और कितना हो गया बेटा 17 एंड 5 दैट इज 22 कैरी 2 then 3 3 6 6 5 11 11 4 15 15 6 21 and the 5 is 26 and the 2 that is 28 that is 282 upon 6। अब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा, देखते हैं कितना आता है। तो 6 से कैंसल आउट करते हैं, तो 6 1 जा 6 6 4 जा 24 और ये 6 7 जा 42, तो उसका एवरेज स्कोर कितना आ जाता है 47। तो 47 रन वो पर मैच में बनाता है, ये एवरेज रन, यानी कि पर इनिंग उसकी एवरेज कितनी है रन्स की, 47 रन वो पर मैच एवरेज बनाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप मीन निकालेंगे, ओके। तो थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, ओके बेटा। तो अच्छे से मन लगा के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, ओके। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कह रहा है ट्राई दिस, यहाँ पे कुछ ट्राई दिस करने को कहा है। पहला, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग वन वीक, ये आपको करना है। कह रहा है फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। कैसे गेट करते हैं, देखिएगा इसको गेट करने के लिए हम लोग को एक तरीका अपनाना पड़ता है, मैं वो बताता हूँ। मीन का तरीका यही करना है, हमें क्या करना है, हमें केवल मीन निकालना है, थोड़ा सा केयरफुली हमें देखना होगा। क्या रहा है 5 नंबर गेट करिए 1/2 एंड 1/3 के बीच में। तो सबसे पहले लिखिए आप 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 2। इसको जब आप ऐड ऑन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 6, ऊपर आ जाएगा 3 और प्लस यहाँ आ जाएगा 2 और फिर अपॉन 2। इसको जब टोटल सम करेंगे तो बेटा आ जाएगा 5/6 और अपॉन 2, ये 2 इसके साथ चला जाएगा, दैट इज बिकम 5/12। तो पहला नंबर तो ये गेट हो गया हमें, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एक नंबर आएगा दैट इज 5/12। अब हमने क्या किया 1/2 और 5/12 एंड 1/3, ये 3 नंबर, यानी कि इन दोनों के बीच में पहला नंबर ये आएगा। अब हमें 5 नंबर्स गेट करने, तो दूसरा नंबर गेट कैसे करेंगे, अब आप इन दोनों के बीच में एक नंबर गेट करिए एल, सेम इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करिए अपॉन 2 करिए, यहां से एक नंबर गेट होगा, फिर इन दोनों को ऐड करिए, यहां से एक नंबर गेट होगा, ठीक है। फिर जो नंबर्स गेट हुए हैं उनके और इनके बीच में ऐड करके निकालिए, फिर इनके और जो नंबर गेट यहां हुआ है उसके बीच में निकालो, तो हमारे पास टोटल 5 नंबर्स बड़े आराम से आ जाएंगे। इज दैट क्लियर, ओके बेटा। तो इस तरीके से आप दो नंबर्स के बीच में कितने भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बस आपको एक तरीका आना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं बेटा, अगर हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे बेटा आगे रेंज की। हमारे पास कुछ डेटा इस फॉर्म में आते हैं जिसमें हम लोग को उसकी रेंज भी देखनी होती है। क्या देखनी होती है, रेंज। रेंज क्या होता है, एक्चुअल में हमारे पास कुछ डेटा आते हैं जिनकी एक सफिशिएंट रेंज होती है। सफिशिएंट रेंज का मतलब समझते हैं, डेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर नंबर से डेटा स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर नंबर पर खत्म हो जाता है, यानी कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है डेटा का, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, रेंज। क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, द एजेस इन द
सॉरी द एजेस इन ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल। 10 टीचर्स की एजेस दी है। पहला 32 का है, दूसरा 41 का है, तीसरा 30 28 54 35 26 23 33 38 40। ये कुछ रेंज हमें कुछ डेटा दिए हैं 10 टीचर्स के एजेस के। अब हमसे पहला पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड व्हाट इज द यंगेस्ट टीचर। तो सबसे ओल्डेस्ट टीचर कौन है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज 54 इज द ओल्डेस्ट टीचर। तो 54 इसका आंसर आ गया 54 ओल्डेस्ट टीचर। और सबसे यंग कौन है, सबसे मिनिमम एज आ रही है 23। 23 इज द मिनिमम एज, तो 23 क्या है, एकदम यंग है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है और ये एकदम यंग है। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेंज। दूसरे पॉइंट पे कह रहा है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अपॉन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो ओल्डेस्ट टीचर और यंगेस्ट टीचर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सो दैट इज 54 माइनस 23। और जब हम इसको कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 एंड दैट इज 3, यानी कि 31 ईयर की गैपिंग है एक ओल्डेस्ट टीचर और एक यंगेस्ट टीचर के बीच में। तो हमारे पास जो डेटा का रेंज है बेटा वो 31 ईयर के डेटा का रेंज है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द मीन ऑफ द एज ऑफ टीचर। तो अब हमें एज ऑफ टीचर का मीन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इन सबको ऐड ऑन करना होगा। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर सबको पहले क्या निकाला है, सबको ऐड ऑन किया और टोटल नंबर ऑफ टीचर 10। सबका सम कितना आ रहा है, इन सबका सम आ रहा है 350 अपॉन 10। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक एवरेज आ रहा है दैट इज 35 ईयर, यानी कि हर एक टीचर की एक एवरेज एज कितनी मानी गई है, 35 ईयर मानी गई है बेटा। ठीक है, तो हमें इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ओके बच्चा, क्योंकि जब हम इस पे फोकस करेंगे तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड बेटा। इसके बाद अभी तो आज के लेक्चर में फिलहाल मैं इतनी बातें करता हूं कि इतनी लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना, कलेक्ट करना और उनका रेंज और मीन निकालना, ये तो आज हम लोगों ने देखा। फिलहाल आगे एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अगर जैसे पहला कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आप अपनी क्लास में ये काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबुलर फॉर्म। आपको टेबुलर फॉर्म में ये काम करना है। कैसे अरेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप कर पाते हैं देन इट इज ओके, नहीं कर पाते तो कल मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा कल के लेक्चर में। ठीक है, कल मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, बट आज आप ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो करेंगे। जो सिंपल क्वेश्चंस है मैं आपको बता देता हूं कौन से क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द 5 होल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 5 होल नंबर जितने हैं उनका एक मीन निकालने तो बहुत इजी है, आपको मालूम ही होता है। तो 0 1 2 3 4 ये फर्स्ट 5 होल नंबर है, इनको ऐड करके अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्रिकेटर स्कोर, तो आपको इसका मीन निकालना है, ये भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे बेटा। आपको केवल थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट होते हैं आपके लिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत इजी हो जाएगी और ये बहुत इजी चैप्टर होता है बेटा। ठीक है, सो इसलिए हमें एकदम भी लापरवाही नहीं करनी है, हमें पूरा फोकस होके फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करनी है। ओके, आगे एक हमें डेटा दिया है टेबुलर फॉर्म में, प्लेयर दिया है, गेम दिया है। तो गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 करके दिया है। तो प्लेयर 1 गेम 1 में, गेम 2 में, गेम 3 में ऐसे ऐसे स्कोर करता है, खेलता है और कुछ स्कोर करता है। तो इसके लिए जितने भी पॉइंट्स हमें दिए हम उसको कल देखेंगे कि कैसे फाइंड करना है, बट आप इससे पहले इसको पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो देयर आर 9 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं देन इट इज गुड, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं तो आप इसको ट्राई करते रहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप सभी लोग एकदम मन लगाइए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा डेटा हैंडलिंग का। डेटा हैंडलिंग एक्चुअल में क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन। तो हमें डेटा चाहिए, फिर हम डेटा को करते हैं बेटा अरेंज। डेटा का सबसे पहले हमें कलेक्शन चाहिए होता है कि डेटा हम कलेक्ट कहां से करेंगे, फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर हम उसका मीन,
उसका रेंज सब कुछ निकालते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो हमें थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस वीडियो को प्रिपेयर कर दूंगा। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं कल।